नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों को लेकर और आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक एस्पेक्ट्स को लेकर भी, और उनके ऊपर हम बातचीत करते हैं अपने जानकारों से, उनकी राय भी उसके ऊपर लेते हैं। आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है तो आपके समक्ष हमारे अलग अलग माध्यम आएंगे, जिसमें आप व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आपके सामने हमारा मेल आईडी है, यानी कि yourmoney@nw18.com। इस मेल आईडी पे आप अपना सवाल भेज सकते हैं। आस्क आवाज योर मनी, ये हैशटैग यूज करके भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और साथ ही साथ हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आज हम बातचीत करेंगे योर मनी में। हमारी खास मेहमान है फिनसेव इंडिया की फाउंडर और डायरेक्टर मृण अग्रवाल मैम, और एक लंबे अंतराल के बाद आज मृण मैम से मैं मुखातिब हूँ। तो मृण मैम, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहली चीज़ तो बजट आया है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आती हैं कि जिस पे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो टॉपिक हमने उसमें आज पिक किया है वो है इंश्योरेंस को लेकर। पहले ही अटकलें लगाई जा रही थी कि इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम करेगी, लेकिन इस बारी वो 5 लाख का जो कैप आ गया है उससे कुछ दिक्कतें बढ़ गई हैं। तो क्या ये एचएनआईज को खाली डिस्करेज करने के लिए कि वो इंश्योरेंस को बतौर इन्वेस्टमेंट या टैक्स सेवर के इस्तेमाल ना करके सीरियस इन्वेस्टर्स इसके अंदर आए, क्या कुछ ऐसा कदम उठाया गया है जिसकी वजह से सरकार ने इसको शायद टैक्स किया है? तो सबसे पहले तो नमस्कार सुमित, एंड इट्स लवली टू बी ऑन योर शो। मेरे ख्याल से तो जो सरकार ने किया है वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ज्यादातर हम देख रहे थे कि लोग जो ये इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स हैं, जैसे कि आप इसमें आपके पास एंडाउमेंट है या इसमें आता है आपका कैपिटल गारंटीड प्लान्स जो आते हैं, इसमें ज्यादातर लोग इसीलिए पैसे डाल रहे थे बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसमें टैक्स नहीं लगता था। सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट सही नहीं रहते हैं, ये तो मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि इन सब प्रोडक्ट्स में कॉस्ट बहुत ज्यादा है, रिटर्न्स काफी कम है, और ये ज्यादातर लोग कर रहे थे बिकॉज उनको जानकारी नहीं है। सो आई थिंक दैट इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अब ये नया कैप आ गया है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर जो स्मॉलर इन्वेस्टर है जो ये करना चाह रहा है, ठीक है, बट एटलीस्ट नोबडी इज यूटिलाइजिंग इट जस्ट फॉर द टैक्स बेनिफिट्स। तो लोग जो इसको टैक्स बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, या फिर जिस तरह से इसको अब तक यूज किया जा रहा था, उस यूसेज को कम करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो मृण मैम, डिकेड्स के एक्सपीरियंस है आपको पर्सनल फाइनेंस में। इस ड्यूरेशन में मैं एक ही चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है, पहले ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स का, फिर यूलिप का, और फिर सेविंग्स इंश्योरेंस का, जिसका इस्तेमाल अभी ये डिस्करेज करने की बातचीत हो रही है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आइडियली प्रोडक्ट का जो चुनाव है वो कैसा होना चाहिए? ये लेने चाहिए थे, नहीं लेने चाहिए थे, क्या लेना चाहिए था? तो सबसे पहले तो जो आप प्रोडक्ट चुनते हैं वो आप अपने गोल के हिसाब से चुनिए। इसका मतलब ये है कि आप कितने साल तक ये पैसे लगा के रख सकते हैं, आप उसके हिसाब से चूज कीजिए, ना कि ये कि इस प्रोडक्ट में हमें कितना रिटर्न आ रहा है या अगर हमें टैक्स डिडक्शन मिल रहा है। सालों से हम यही देखते आ रहे हैं कि इन्वेस्टर्स जनरली ये वो प्रोडक्ट चूज करते हैं जिसमें टैक्स बेनिफिट मिल रहा हो, टैक्स डिडक्शंस मिल रहे हो, या जिसमें बहुत हाई रिटर्न आ रहा हो। बट व्हाट यू नीड टू बाय इज एज पर योर गोल्स। तो सबसे पहले तो ये आपको देखना है। दूसरी बात जो आपको देखनी है वो ये है कि इस प्रोडक्ट में रिस्क क्या है, क्या हम ये जोखिम लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं। तो ये सब चीजों को देखकर ही आपको एक प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब ध्यान रखने के लिए कि क्या ये प्रोडक्ट हमें पोस्ट टैक्स, पोस्ट इन्फ्लेशन बेसिस पर एक अच्छा रिटर्न दे रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर हम बहुत सारे ये जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं अगर हम इनको देखें तो पोस्ट टैक्स एंड पोस्ट इन्फ्लेशन एडजस्टेड बेसिस पर इसमें तो रिटर्न ही नहीं बन रहा है। मृण मैम, 2 और बड़े डेवलपमेंट जो इस बजट के अंदर हुए हैं वो है एक महिलाओं को लेकर भी और एक सीनियर सिटीजन को लेकर भी। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 7.5% के आसपास का रिबेट फॉर 2 साल के लिए, वो 2025 तक के लिए, और उसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए जो कि 60 साल से अधिक जितने भी सीनियर सिटीजन हैं वो इसको खुलवा सकते हैं, करीब करीब 15 लाख से बढ़ा के इसकी लिमिट 30 लाख कर दी गई। ये 2 डेवलपमेंट्स को आप कैसे देख रहे हैं, और ये जो नए प्रोडक्ट एडिशन हुए हैं कितने यूजफुल, कितने कारगर?
जो सीनियर सिटीजन्स के लिए ये जो लिमिट्स बढ़ाए हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में, ये एक अच्छी चीज है। वो इसीलिए क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ फिक्स रिटर्न्स, कि भाई हमें इतना अमाउंट महीने का आना चाहिए। पहले क्या होता था कि हम एफडी में लगा देते थे, उसी से आ जाता था मंथली अमाउंट, फिर बीच में इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए तो उसकी वजह से दे हैड टू स्टार्ट लुकिंग आउट एट अदर प्लेसेस। बट ये चीज होने से जो ये लिमिट्स बढ़ाई हैं 15 लाख से 30 लाख, या पोस्ट ऑफिस एमआईएस में अब आप 15 लाख तक डाल सकते हैं जॉइंट अकाउंट में, तो इसकी वजह से ये अच्छी बात है क्योंकि सीनियर सिटीजन्स कैन इन्वेस्ट ओवर हियर एंड दे विल हैव प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छी बात है। अब जो आपने महिलाओं के लिए जो स्कीम आई है उसके बारे में बात की, आई थिंक इसका फोकस है टू गेट मोर वुमेन इन फॉर्मल सेविंग्स। काफी सारी महिलाएं जो हम देखते हैं अभी भी घर में रखते हैं पैसे, या जैसे हम तो साउथ से हैं तो इसीलिए मैं चिट फंड्स के बारे में बात कर रही हूँ कि यहाँ पर चिट फंड्स अभी भी बहुत पॉपुलर है। Even with the educated class, it's extremely popular. So I think it's a way to get more people into formal savings channels. And interest rates तो काफी attractive है ही, बैंक रेट से तो थोड़ा ज्यादा ही है। ये बात सही है कि हाँ, चिट फंड का इस्तेमाल करने से तो कहीं ज़्यादा बेहतर विकल्प आपके सामने है, जिसको आप एटलीस्ट देख सकते हैं। 7.5% के आसपास रिटर्न यहाँ पर आ रहा है। अब हम शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और पहले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ कुलदीप मौजूद हैं पंजाब से बातचीत करने के लिए। कुलदीप सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार सर। नमस्कार कुलदीप जी, क्या सवाल है आपका? सर मैंने सर एसआईपी कर रखी है 8,000 की। ओके सर, मेरा 20 साल का टारगेट है सर जी। और सर मैंने इसमें ले रखा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ले रखा सर, ओके एक्सिस स्मॉल कैप ले रखा है, एसबीआई स्मॉल कैप रखा है, और कैनरा रेबोको ले रखा है, और एक पीजीआईएम इंडिया मिड कैप ले रखा है, ओके। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड ले रखा है। टारगेट क्या रखा है कुलदीप जी आपने इसमें? सर 20 साल में सर 1.5 करोड़ का टारगेट है मेरा सर। ओके अच्छा कुलदीप जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। बाजार के हालिया करेक्शन में चाहे मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, आपको घबराहट नहीं हुई कभी? ऐसा नहीं लगा अपनी एसआईपी बंद कर देनी चाहिए? नहीं सर सर मेरे को पता कि ओवरऑल जब पूरा इतने लंबा टारगेट लेके चलेंगे तो इसका सर रिटर्न ठीक ही रहेगा, बढ़िया ही रहेगा सर। चलिए बहुत बढ़िया कुलदीप जी। मैं इसीलिए आपसे समझना चाह रहा था कि आपको कहीं घबराहट तो नहीं हो रही, लेकिन ये सही कहा आपने कि जब भी बाजार गिरे तो आपको एसआईपी उल्टा बढ़ानी चाहिए घटाने की बजाय। मृण मैम, मतलब इतने सालों में एटलीस्ट ये चीज़ बहुत डेवलप हो गई है। पहले लोग घबरा जाते थे लेकिन अब वो एसआईपी बढ़ा लेते हैं उल्टा। 25 साल की उम्र है, बहुत बढ़िया एज पे इन्होंने अपना पोर्टफोलियो शुरू किया है और बिल्कुल डिसिप्लिन वे में इनका एसआईपी चल रहा है। 1.5 करोड़ का टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट भी नहीं रखा है इन्होंने। क्या करना चाहिए ना अपने पोर्टफोलियो में? तो सबसे पहले तो मैं दाद देना चाहूंगी कुलदीप जी आपकी कि आपने इतनी कम उम्र में पोर्टफोलियो शुरू किया है। दूसरा, आपने स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट किया है और आप बने रहे इवन ड्यूरिंग द वॉलेटाइल पीरियड, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली सुमित, हम ज्यादातर देखते हैं ना कि जो इन्वेस्टर का बिहेवियर होता है उसकी वजह से ज्यादातर हम रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। सो इट्स वेरी नाइस टू हियर दिस। अब जब आपके पोर्टफोलियो के बात आती है तो एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपने जो 1.5 करोड़ का जो टारगेट रखा है वो इन्फ्लेशन के साथ, अज्यूमिंग 5% इन्फ्लेशन के साथ में वो हो जाएगा 4 करोड़ 20 साल बाद। और इसके लिए आपको अपना जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको बढ़ाना पड़ेगा। हल्के हल्के से आप बढ़ाते रहिए ये अमाउंट को। आपका जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है, ऑफ कोर्स स्मॉल कैप में काफी ज्यादा एलोकेशन है, विच इज फाइन क्योंकि आपकी अभी उम्र कम है और आप 20 साल तक बने रहना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स जो आपके पराग पारिक फंड या जो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड है, इन फंड्स में आपने थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखा होगा इस साल, वो इसीलिए क्योंकि इनका एक्सपोजर है यूएस स्पेशली टेक स्टॉक्स में, तो इसकी वजह से थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम रहा है इस साल। बट इसमें कोई वरी करने की बात नहीं है। दीज आर जनरली वेरी वेल मैनेज्ड फंड्स अगेन दैट यू कैन होल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म। एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि आप और फंड्स मत ऐड कीजिए क्योंकि आपके पास काफी सारे फंड्स ऑलरेडी हैं, और ज्यादा ऐड करने से ऐसा नहीं है कि आपका रिटर्न बढ़ जाएगा या कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो